तो बच्चों यहाँ पर हम एमिनो की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर इसके बाद कुछ अभिक्रियाएं इससे पहले लेक्चर में हमने देखी थी। अब इसमें देखो अगले प्रकार की जो यहाँ पर अभिक्रियाएं हैं वो अभिक्रियाएं हमारे एनिलीन के लिए है भाई, ठीक है, जो कि एक एरोमेटिक एमीन है। ठीक है, तो एनिलीन का हम संरचना जानते हैं कि एनिलीन में हमारा बेंजीन रिंग पर NH2 समूह उपस्थित होता है, तो एनिलीन हमारा है भाई। ठीक है, तो जो अभिक्रियाएं हैं इन अभिक्रियाओं को हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। और इससे पहले भी हमने इससे पहले के जो हमारे चैप्टर थे उनमें भी हमने इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं अनुनादी संरचनाओं पर या रिजोनेंस स्ट्रक्चर पर। हम जानते हैं कि जो हमारे बेंजीन वाले यौगिक होते हैं या जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो एक से अधिक संरचनाएं रखते हैं भाई। ठीक है, जैसे अगर हम एमीन की ही बात करें तो एमीन के हमारे एक स्ट्रक्चर इसका ये होता है भाई, फर्स्ट इसका अनुनादी संरचना या फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका ये होता है, सेकंड स्ट्रक्चर इसका ये होता है, एक स्ट्रक्चर इसका ये भी होता है, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। तो टोटल इसकी अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं देखें तो टोटल हमारे कितने अनुनादी संरचनाएं होती हैं? यहाँ पर 5 संरचनाएं होती हैं। ठीक है, आप लोगों को इससे पहले हमने सिखाया था कि ये संरचनाएं हम कैसे बनाते हैं। तो जब हम अनुनादी संरचनाएं इसकी पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो एनिलीन है इसकी इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है, ये पोजीशन हमारी इसकी ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, और इसके अलावा ये पोजीशन हमारी पैरा पोजीशन है भाई। ठीक है, ठीक विपरीत वाली पोजीशन पैरा पोजीशन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन और इसके अलावा पैरा पोजीशन, और ये पोजीशन भी हमारी ऑर्थो पोजीशन में है भाई। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो उच्च होता है भैया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पोजीशन पर क्या होती है? हाई होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं ये हमारे जब इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं तो इन अभिक्रियाओं के दौरान जो रिएक्शन होती है या जो रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट होता है, जो अभिक्रिया करने वाला पदार्थ होता है, वो इन्हीं पोजीशनों पर, जिन पोजीशनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान उच्च होता है या अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है, उन्हीं पर हमारे यहाँ पर क्रिया करने वाले पदार्थ जुड़ते हैं और उत्पाद यहाँ पर बनाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एनिलीन है इसमें ऑर्थो पोजीशन और इसके अलावा पैरा पोजीशन, और ये पोजीशन भी हमारी ऑर्थो पोजीशन है भाई। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च रहता है। तो जब भी हम एनिलीन की क्रिया कुछ पदार्थों के साथ करते हैं, जैसे हमारा अगर हम देखें तो हेलोजनीकरण अभिक्रिया जो होती है, जब हम हेलोजन के साथ इसका संयोग करते हैं, या जब हम HNO3 के साथ इसका संयोग करते हैं जिनको हम नाइट्रीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, या सल्फोनीकरण अभिक्रिया जब हम कराते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे जो पदार्थ होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जुड़ते हैं और उत्पाद यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें अगर नाइट्रीकरण अभिक्रिया हम दिखाना चाहें तो हमारे नाइट्रीकरण अभिक्रिया में हम यहाँ पर यूज करेंगे एनिलीन का यूज करेंगे। एनिलीन की क्रिया यहाँ पर कराई जाती है, एनिलीन हमारा एनिलीन है। एनिलीन की क्रिया हम किसके साथ करते हैं? HNO3 की उपस्थिति में करते हैं, इसके साथ करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर H2SO4 कॉन्सेंट्रेट या सांद्र H2SO4 का भी यहाँ पर यूज होता है। तो अभिक्रिया के दौरान हमको पता है कि जो HNO3 है ये हमारा टूटता है H प्लस और इसके अलावा OH माइनस, और इसके अलावा NO2 प्लस में टूटता है। और ये वाला जो प्लस वाला भाग है ये उन पोजीशनों पर जुड़ता है जिन पोजीशनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक रहता है। तो किन पोजीशनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है? एक तो ऑर्थो पोजीशन पर है, दूसरा पैरा पोजीशन पर है। तो NO2 यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर ऐड होगा और इसके अलावा पैरा पोजीशन पर ऐड होगा, और यहाँ पर हमारे मुख्य रूप से 2 प्रकार के उत्पाद बनेंगे। तो NH2 NO2 हमारा इस पोजीशन पर जुड़कर उत्पाद बनाएगा, या हमारा यहाँ पर NO2 पैरा पोजीशन पर जुड़कर उत्पाद बनाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जब हम जो एनिलीन है इसका जब नाइट्रीकरण करते हैं तो हमको ऑर्थो और पैरा उत्पाद तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में हमको यहाँ पर जो मेटा उत्पाद है, मेटा उत्पाद भी यहाँ पर हमको प्राप्त होता है भाई। यानी कि जो NO2 है ये ऑर्थो और पैरा पर जुड़कर उत्पाद तो बनाता ही बनाता है, जबकि हमको यहाँ पर मेटा उत्पाद भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है भाई यहाँ पर? ठीक है, इससे पहले चैप्टर में भी हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नाइट्रीकरण अभिक्रियाएं देखी हैं भाई। ठीक है, और उन अभिक्रियाओं में हमने ये देखा था कि चूंकि हमारा जब हमने क्लोरोबेंजीन के लिए क्रिया पढ़ी थी या जब हमने फिनॉल के लिए अभिक्रिया पढ़ी थी, तो वहाँ पर जब हम नाइट्रीकरण कर रहे थे तो जो NO2 समूह था
नाइट्रीकरण करने पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़ रहा था केवल, ठीक है। और उसका रीज़न ये था कि इन पोजीशनों में, ये जो ऑर्थो पोजीशन है और इसके अलावा जो पैरा पोजीशन है, उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहता है, उच्च रहता है। तो नाइट्रेशन कराने पर या नाइट्रीकरण कराने पर तो इन्हीं पोजीशनों पर जुड़कर हमारे यहाँ पर उत्पाद बन रहे थे इससे पहले भी, ठीक है। और अभी भी हमारे यहाँ पर इन दो पोजीशनों पर जुड़कर उत्पाद बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक उत्पाद हमारा ऐसा भी बनता है जहाँ पर कि मोनो पोजीशन या जो हमारा मेटा पोजीशन है, इसमें भी पदार्थ हमारा जुड़ जाता है भाई। तो नाइट्रेशन कराने पर जब HNO3 का नाइट्रेशन हम कराएंगे तो ऑर्थो, पैरा और इसके अलावा मेटा, तीनों प्रकार के नाइट्रो उत्पाद हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है भाई, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इसी क्रिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 50% हमको या 51% हमको पैरा वाला प्रोडक्ट मिलता है, लगभग 3% हमको ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलता है, और यहाँ पर लगभग 46% जो हमको मिलता है वो मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर हमको केवल मिलना चाहिए था, ये दो प्रोडक्ट मिलने चाहिए थे भाई, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमको यहाँ पर मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट भी हमको मिलता है। इसका रीजन क्या है आप, ठीक है। तो होता क्या है, देखो, जब हम नाइट्रीकरण कराते हैं HNO2 का, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक हमारा क्षारीय पदार्थ है भाई। इससे पहले हम यहाँ पर देख चुके हैं कि जो एनिलीन है वो एक लुईस क्षार है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्रिया के दौरान अम्ल का प्रयोग, दो अम्लों का प्रयोग हो रहा है, एक तो हम HNO3 का प्रयोग कर रहे हैं और इसके अलावा H2SO4 का प्रयोग कर रहे हैं। अब होता क्या है, देखो, जब इसकी क्रिया इसके साथ कराई जाती है तो जो यहाँ का जो H+ है, जो H2SO4 है, इसका जो H+ है वो क्या करता है, वो इस भाग पर जुड़ जाता है भाई, जो इसका जो नाइट्रोजन वाला भाग है, चूंकि यहाँ पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिसको कि ये दे सकता है, तो जो हमारा ये H2SO4 वाला अम्ल है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हमारे यहाँ पर मेटा पोजीशन, उस कंडीशन में मेटा पोजीशन पर इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम देखें, देखो, जो H2SO4 का H है, हाइड्रोजन है, वो यहाँ पर जब जुड़ेगा तो इसकी जो संरचनाएं हमारी बनेंगी, अनुनादी संरचनाएं जो बनेंगी, एक संरचना उस समय ये बनेगी इसकी, सेकंड हमारी ये बनेगी, थर्ड ये बनेगी। अब इन तीनों संरचनाओं में अगर हम देखें तो जो ऑर्थो पोजिशन है और इसके अलावा जो पैरा पोजिशन है, इन दोनों पोजिशनों में हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है या इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है भाई। देखो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर चूंकि धन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है भाई, तो इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जबकि केवल हमारी मेटा पोजीशन ऐसी है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घनत्व इस कंडीशन में उच्च रहता है, ठीक है। तो इससे पहले हमारे यहाँ पर अगर हम देखें, जो नाइट्रीकरण अभिक्रिया है, उस नाइट्रीकरण अभिक्रियाओं के दौरान अभिक्रिया किन पोजीशनों पर हो रही है, जिन पोजीशनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च हो रहा है भाई। तो हमने इससे पहले देखा कि जो एनिलीन है, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम अम्लीय माध्यम में नाइट्रेशन कराते हैं, यहाँ पर H2SO4 का यूज हम करते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो मेटा पोजीशन है, इस मेटा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च रहता है, ठीक है। इसी कारण हमारा यहाँ पर चूंकि ऑर्थो पैरा पर तो मिल ही रहा है, ठीक है, कुछ संरचनाएं हमारी ये भी होंगी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मेटा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है भाई, ठीक है। जिसके कारण जब हम नाइट्रीकरण इसका कराएंगे तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो उत्पाद तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर मेटा उत्पाद भी हमको मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे नाइट्रीकरण अभिक्रिया हो जाएगी भाई, ठीक है। अब हमने नाइट्रीकरण अभिक्रिया में केवल और केवल या केवल हमको मोनो नाइट्रो उत्पाद चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ पर तो क्रिया के दौरान तीनों प्रकार के उत्पाद हमारे मिल रहे हैं, अब हमको केवल एक नाइट्रो उत्पाद चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, जो NH2 है, इसकी क्रिया हम HNO3 के साथ करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में। अगर हम यहाँ पर मिला दें एसिटिल एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O, ये हमारा एसिटिल एनहाइड्राइड है भाई, ठीक है। तो जब हम एनिलीन की क्रिया HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में और इसके अलावा यहाँ पर एसिटिल एनहाइड्राइड की उपस्थिति में करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो NO2 यहाँ से निकलता है वो केवल और केवल पैरा पोजीशन पर जुड़ता है और मोनो नाइट्रो उत्पाद हमको यहाँ पर मिलते हैं। NH2 जो NO2 है यहाँ का, ये इस पोजीशन पर जुड़ेगा भाई, तो मोनो नाइट्रो उत्पाद हमको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर मोनो नाइट्रो उत्पाद हमको यहाँ पर चाहिए तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर क्या मिलाना होता है,
जो एसिटिल एनहाइड्राइड है इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे। ठीक है। तो ये क्रिया हमारी नाइट्रीकरण है भाई। तो ध्यान रखना, इससे पहले भी अभिक्रियाएं हमने देखी थी, उनमें नाइट्रीकरण केवल जो NO2 था, जो HNO3 का जो NO2 था वो केवल ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो जब हम एनिलीन का नाइट्रीकरण कर रहे हैं तो ऑर्थो पैरा के साथ साथ जो NO2 ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पर भी जुड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो अम्ल हमने मिलाया H2SO4 जो हमने मिलाया है वो इसको यहाँ पर प्रभावित कर रहा है भाई, तो इसको इफेक्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर हमको सिंगल उत्पाद चाहिए तो उस कंडीशन में हम क्या मिला देंगे, यहाँ पर एसिटिल एनहाइड्राइड मिलाएंगे। एसिटिल एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में केवल इस पोजीशन पर हमारा पदार्थ जुड़ेगा। दूसरी यहाँ पर क्रिया है इसके अंतर्गत जो कि है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, ठीक है। तो सल्फोनीकरण में हम जानते हैं कि सल्फोनीकरण के दौरान हम मिलाते हैं H2SO4, केवल H2SO4 का यहाँ पर यूज होता है। अब इसमें भी क्या होता है देखो, अगर हम जब सल्फोनीकरण करते हैं, जब हम एनिलीन का सल्फोनीकरण करते हैं तो सल्फोनीकरण के दौरान अगर हम सिंपल कंडीशन में क्रिया कराएं तो हमारा जो सल्फोनिक अम्ल है वो इस पोजीशन पर ऐड हो जाता है भाई, इसके एनिलीन यहाँ पर क्रिया कर देता है। तो हमारे यहाँ पर इसमें भी चूंकि हमको सल्फोनीकरण क्रिया हमारी कब कहलाती है, जब हमारा जो सल्फोनिक अम्ल है ये जब ऑर्थो पैरा पोजीशन पर रिएक्ट करे भाई, तो उस कंडीशन में हमारी सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है भाई। ठीक है, अगर ये इन पोजीशनों पर क्रिया करेगा तो यहाँ पर अलग प्रकार का हमको लवण मिलेगा या अलग प्रकार का पदार्थ हमको मिलेगा। ठीक है, तो सल्फोनीकरण की क्रिया के दौरान ये जो H2SO4 है ये चूंकि ये अम्लीय प्रकृति का होता है और इसके अलावा ये हमारा जो भाग है ये क्षारीय प्रकृति का है, तो जब इनके बीच सिंपल कंडीशन में हम क्रिया कराते हैं तो ये हमारा इस पोजीशन पर जुड़ जाता है और यहाँ पर हमारा जो उत्पाद बनता है वो एक प्रकार का लवण बनता है भाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सल्फोनीकरण अभिक्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, अब हमने सल्फोनीकरण अभिक्रिया करानी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एसिटिल एनहाइड्राइड मिला देते हैं। तो एसिटिल एनहाइड्राइड इससे पहले भी इसका प्रयोग किया था। तो जब हम एसिटिल एनहाइड्राइड मिलाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो H2SO4 है इसमें से SO3H निकलता है भाई, SO3H निकलता है, OH निकलता है। ठीक है, तो जो SO3H है वो इस पोजीशन पर जुड़ता है, केवल पैरा पोजीशन पर जुड़ता है और पैरा उत्पाद यहाँ पर बनता है। तो NH2 यहाँ पर जुड़ेगा और इसके अलावा SO3H हमारा इस पोजीशन पर जुड़ेगा और यहाँ पर भी हमको सिंगल उत्पाद मिलता है। अगर एसिटिल एनहाइड्राइड का प्रयोग नहीं करेंगे तो लवण यहाँ पर बन जाएगा भाई हमारा। ठीक है, यहाँ पर लवण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो लवण ना बने, क्रिया हमारी सल्फोनीकरण हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर किसका यूज कर लेते हैं, एसिटिल एनहाइड्राइड का यूज करते हैं। तो एसिटिल एनहाइड्राइड का यूज करने पर जो SO3H निकलता है यहाँ से H2SO4 से, वो पैरा पोजीशन पर जुड़ता है और यहाँ पर भी पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, थर्ड हमारे यहाँ पर जो क्रिया है वो है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, ठीक है। तो जब हम हेलोजनीकरण करते हैं, एनिलीन का हेलोजनीकरण हम करते हैं तो हेलोजन के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है और ये क्रिया भी हमारी एसिटिल एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में कराई जाती है। तो एसिटिल एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में जब हम हेलोजनीकरण करते हैं तो इस कंडीशन में भी मोनो हेलो उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं। एसिटिल एनहाइड्राइड का यूज करेंगे, एक हेलोजन हमारा इस पोजीशन पर जुड़कर मोनो हेलो उत्पाद हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया हमारी हेलोजनीकरण है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हमारे एमीन देते हैं भाई, नाइट्रीकरण अभिक्रिया, इसके अलावा सल्फोनीकरण अभिक्रिया और इसके अलावा हेलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, एक चीज़ हमने यहाँ पर ध्यान रखनी है, जब भी हम नाइट्रीकरण करते हैं, हेलोजनीकरण करते हैं और सल्फोनीकरण करते हैं, अगर हम यहाँ पर एसिटिल एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं तो तब हमको यहाँ पर पदार्थ मिलते हैं और इसके अलावा जो क्रिया करने वाले जो पदार्थ हैं ये यहाँ पर केवल और केवल जो हमारी मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पर जुड़कर यहाँ पर हमारे उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम इससे पहले हमने देखा था कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं भी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्रिया थी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। ठीक है, और दूसरी क्रिया हमारे यहाँ पर थी फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण।
फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण के दौरान हम जानते हैं कि एल्किल क्लोराइड, जो हमारा एल्किल क्लोराइड है या जो मेथिल क्लोराइड है, इसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण क्रिया के दौरान हम यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड का यूज करते हैं भाई। ठीक है, इन दोनों की अगर हम एसिटिल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड का यूज करते हैं तो क्रिया हमारी क्या कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहलाती है। और इसके अलावा अगर एसिल हैलाइड का यूज करते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण क्रिया कहलाती है। अब इन दोनों ही क्रियाओं को जब हम कराते हैं पदार्थ के साथ तो निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में ये दोनों ही क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो हमारा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखो जो हमारे एनिलीन है, इस एनिलीन की क्रिया जब हम इसका एल्किलीकरण करते हैं भाई, तो एल्किलीकरण में हम जानते हैं कि एल्किलीकरण में एल्किल हैलाइड का यूज किया जाता है और क्रिया हमारी निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में कराई जाती है। तो ये जो निर्जल AlCl3 है ये उत्प्रेरक की तरह यहाँ पर व्यवहार करता है भाई, कैटालिस्ट की तरह यहाँ पर बिहेव करता है सिंपली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम इस केस में देखें, एनिलीन के केस में देखें, तो एनिलीन में जो NH2 समूह है ये हमारा ज़्यादा क्रियाशील ग्रुप होता है भाई, क्रियाशील समूह होता है। तो क्रिया के दौरान क्या होता है कि जो AlCl3 है वो यहाँ पर उत्प्रेरक की भांति व्यवहार न करके ये क्या करता है, ये समूह इस पोजीशन पर अभिक्रिया कर देता है भाई, ये हमारा यहाँ पर क्रिया कर देता है और यहाँ पर हमको जटिल लवण का निर्माण होता है भाई, या जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा बनता है, जटिल यौगिक हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, ऐसी अगर हम जब क्रिया कराते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड यानी कि जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण क्रिया यहाँ पर करते हैं तो ये क्रिया भी हमारी निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। तो इस कंडीशन में भी जो पदार्थ हमारा उत्प्रेरक की तरह जो पदार्थ व्यवहार करता था वो हमारा यहाँ पर क्या करने लगता है, इस पोजीशन पर क्रिया करने लगता है भाई, और यहाँ पर भी हमको जटिल उत्पाद मिलने लगते हैं। अब क्रिया के दौरान, फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया के दौरान सिंपली हमारे क्रिया करने वाले पदार्थ ये हैं भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पदार्थ हमने उत्प्रेरक के रूप में मिलाए हैं वही पदार्थ हमारे एनिलीन के साथ अभिक्रिया करने लगते हैं और जटिल यौगिक हमको यहाँ पर प्राप्त होने लगते हैं भाई। तो इसलिए यहाँ पर जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं होती हैं, चाहे हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया देखें, चाहे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया देखें, ठीक है, तो ये दोनों ही क्रियाएं हमारी एनिलीन के साथ नहीं होती हैं, ये दोनों ही क्रियाएं हमारी नहीं होंगी भाई, क्योंकि जो इस पदार्थ ने यहाँ पर क्रिया के दौरान, यहाँ पर अगर एल्किलीकरण अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो इस पदार्थ ने क्रिया करना चाहिए, लेकिन कर कौन जाता है क्रिया, AlCl3 कर जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्रिया करते हैं, एसिलीकरण क्रिया करते हैं, तो उस कंडीशन में क्रिया तो इसने करना चाहिए, लेकिन जिस पदार्थ का हमने उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर यूज किया है वो पदार्थ यहाँ पर क्रिया करने लगता है। ठीक है, तो जो एनिलीन है ना तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया देता है और ना ही फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया देता है। और उसका रीजन हम यहाँ पर बता सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं के दौरान जो निर्जल AlCl3 को हम उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर यूज करते हैं, लेकिन जब एनिलीन के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है तो ये जो पदार्थ है हमारा, यही स्वयं ही क्रिया में भाग लेने लगता है और जटिल उत्पाद का यहाँ पर निर्माण करता है। ठीक है, तो जिसको हमने उत्प्रेरक के रूप में मिलाया है वो अगर क्रिया करने लगेगा तो यहाँ पर हमको जिस प्रकार की क्रिया चाहिए थी वो क्रिया हमको नहीं मिलेगी, अर्थात हमको ना तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया मिलेगी और ना ही हमको यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया मिलेगी। तो अगर हमसे यहाँ पर पूछा जाता है तो हम यहाँ पर दे देंगे, इसका रीजन देंगे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो हमारा निर्जल AlCl3 है के साथ लवण बनाने के कारण एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं नहीं देता है। ठीक है, तो अगर सिंपली आप लोगों से पूछा जाता है कि जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं क्यों नहीं देता है,
ठीक है। तो रीज़न यहाँ पर हमने बता दिया है कि जब हम फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं करते हैं तो जो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3 है, जो हमने अभिक्रिया के दौरान जिसको हम उत्प्रेरक के रूप में मिलाते हैं, वो स्वयं यहाँ पर एनिलीन से क्रिया करता है और किसका निर्माण होता है, यहाँ पर लवण का निर्माण होता है। या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं भाई, क्रिया के दौरान क्या होगा, एनिलीन के साथ AlCl3 अभिक्रिया कर लेगा और इसके अलावा यहाँ पर क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा या जटिल लवण, हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल लवण हमारा यहाँ पर बन जाएगा भाई। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया या फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एनिलीन का आपका हो चुका है। अब हमारा यहाँ पर जो हमारा एनिलीन वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया है भाई। ठीक है। इससे चूँकि इस बार हमारे सिलेबस से कुछ कोर्स हटा है तो वो हमने अब नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हमने इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है फिर। ठीक है। तो आप लोग सभी इसके नोट्स तैयार कर लें और इसको सही से रिवाइज भी कर लें भाई।